अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में हर लिहाज से खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको यूं ही खुश रखे और दुनिया की तमाम नेमतें आपको नवाजे। मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। आज की स्टोरी अरसलान फराज की है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। लेकिन स्टोरी की जानिब बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर न्यू है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और स्टोरी कैसी लगती है आपको उसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हो चुका है या कोई ऐसा वाक़या आप शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें, जो कि स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर एंड इंस्टाग्राम ID मेंशन है, वहाँ शेयर करें। इंशाल्लाह आपकी भेजी हुई स्टोरीज़ पर वॉइस ओवर किया जाएगा। तो जल्दी से अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और किसी पुरसकून और खामोश जगह पर बैठ जाइए, क्योंकि ये स्टोरी आप सबको इमेजिनेशन में ले जाने वाली है। तो चलिए स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान है और जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये मेरे साथ पेंडेमिक के दौरान हुई थी, जो कि कोविड-19 का दौर था और हर जगह पर लॉकडाउन लगा हुआ था। मैं सक्खर से इस्लामाबाद स्टडी के लिए आया था और एक हॉस्टलाइज लड़का था और 2 लड़कों के साथ रूम शेयर करके रहा करता था। वो हॉस्टल का अगर मैं आपको बताऊं तो इतना कोई VIP हॉस्टल नहीं था, बस ठीक ठाक सा हॉस्टल था, क्योंकि मेरा बजट भी काफ़ी कम था और मुझे ज़्यादातर अपनी स्टडी पर ही फोकस करना था। बस मुझे तो रहने के लिए जगह चाहिए थी कि जहाँ मैं रहकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकूँ। मुझे बस अपने माँ बाप की उम्मीदों पर पूरा उतरना था, जिन्होंने मुझ पर इतना खर्चा करके मुझे इस्लामाबाद पढ़ने के लिए भेजा था। और मैं किसी दूसरी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व नहीं था, ना ही आउटिंग वगैरह पे लड़कों के साथ जाया करता था, ना ही कोई और एक्टिविटीज़ वगैरह। मैं टोटल टाइम अपनी पढ़ाई को ही दिया करता था और मुझे ज़्यादा किसी से बात करना भी पसंद नहीं था, जिसकी वजह से मेरे रूममेट और मेरे क्लास फेलोज़ मुझे पढ़ाकू और किताबी कीड़ा कहा करते थे और कहते थे कि तू तो अपने में ही खोया रहता है और किसी को मुंह ही नहीं लगाता, किस चीज़ का एटीट्यूड। हालांकि मेरे में एटीट्यूड नाम की कोई चीज़ नहीं थी, बस मुझे किसी से बात करना और किसी से इतना फ्री होना पसंद नहीं था। अब ये लॉकडाउन के दिनों की बात है कि जब पूरे इस्लामाबाद में कोविड-19 के पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन लग चुका था और उससे पहले इस न्यूज़ के फैलते ही कि पाकिस्तान में भी जो है वो कोविड-19 का वेव फैलने वाली है। कई लोग हॉस्टल से जो है वो अपने अपने आबाई घरों की तरफ चले गए थे, लेकिन मुझे इस चीज़ पर कोई इतना यकीन नहीं था और मैं एंड के डे तक इस्लामाबाद के अंदर ही मौजूद था। लिहाजा मुझे तब पता चला कि जब बिल्कुल हमारे एरिया में लॉकडाउन फुल स्ट्रिक्टली लग चुका था और वहाँ से किसी भी बंदे का अंदर या बाहर आना जाना मना था। मेरे रूममेट भी दोनों मुझसे पहले ही अपने अपने घरों को चले गए थे, लेकिन मैं अब उस रूम में बिल्कुल अकेला था। वो एक 4 स्टोरीज अपार्टमेंट था और हर स्टोरी पे 5 रूम्स थे और मेरा 3rd वाला फ्लोर था और 3rd नंबर रूम ही था मेरा। और अब मैं उस रूम में बिल्कुल अकेला था और बताता चलूँ कि उस फ्लोर पर जितने भी रूम्स थे उस सब के लड़के अपने अपने घरों को चले गए थे। बस फर्स्ट फ्लोर पर जो है 2 लड़के थे और 3rd फ्लोर पर मैं, बाकी तमाम फ्लोर खाली हो चुके थे। और वो इलाका जो है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका था इस्लामाबाद का। वो इस्लामाबाद का एरिया तो लगता ही नहीं था, क्योंकि वो एक सस्ता सा हॉस्टल था और उसको कोई इतनी पोश जगह पर नहीं बनाया गया था, क्योंकि इसका रेंट काफ़ी कम था। उस पूरे एरिया में एक हॉस्टल था और सामने जो है वो एक जंगल सा स्टार्ट होता था और बाकी पूरा एरिया तकरीबन खाली ही था। इक्का दुक्का घर थे जो काफ़ी फासले पर थे, जिसकी वजह से वहाँ का अकेलापन और ज़्यादा महसूस होता था। लिहाजा मुझे जो है वहाँ की रौनक से ऐसा कोई लेना देना भी नहीं था। मैं अपने आप को अपनी स्टडीज़ में ही बिज़ी रखता था और दिन का ज़्यादातर टाइम अपनी स्टडी को ही देता था और फ्री टाइम में अपनी नींद पूरी करता था। जैसा कि आप जानते हैं कि उन दिनों में स्कूल कॉलेजेस वगैरह तो बंद हो चुके थे, लिहाजा मेरे पास ख़र्चा भी नहीं था। मैंने अपने घर से ख़र्चा मंगवाया जैज़ कैश के थ्रू और बड़े मुश्किल से एक जैज़ कैश की पेमेंट शॉप दे के वहाँ से अपना कैश निकलवाया और एक साथ ही तकरीबन 15 से 20 दिन का राशन लेकर हॉस्टल में रख लिया कि अगर आगे जो है वो लॉकडाउन और स्ट्रिक्ट हो जाए तो मेरे पास खाने पीने का सामान और मुझे दुकानों पर और इधर उधर रुलना ना पड़े। लिहाजा मैं अपना सारा खाना 25 से 20 दिन का स्टोर कर चुका था और अब मैं बिल्कुल मुतमईन था और कभी कभी घर वालों से बात कर लिया करता था और वो मेरी खैर वगैरह पूछ लिया करते थे। इसी तरह की एक रोज़ की बात है कि मैं बिल्कुल अकेला था हॉस्टल में। बाकी जो लड़के थे जो कि फर्स्ट फ्लोर पर थे वो दोनों कज़न थे और उनके घर वाले भी उनको लेने आ गए थे अपनी ट्रांसपोर्ट पर, लेकिन मेरे घर वालों के पास ऐसी कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह मौजूद ना थी और इस्लामाबाद से सक्खर का फासला भी काफ़ी था, जिसकी वजह से अगर मैं कैब वगैरह करवाता तो सबसे पहली बात कैब को जाने नहीं देते वहाँ से। बहुत मुश्किल से निकलना पड़ता उस एरिया से, क्योंकि लॉकडाउन स्ट्रिक्ट था
वो 2 लड़के तो किसी तरीके चले गए। उसके अलावा कैब का किराया बहुत था और अगर जाने ना दिया जाता तो और मुसीबत थी। लिहाजा मैंने सोचा कि 15-20 दिन आराम से यहीं गुजारता हूँ, और अगर उसके बाद भी जो है वो लॉकडाउन ना खुला या मामलात ऐसे ही बिगड़े हुए रहे तो फिर मैं भी घर वापस चला जाऊँ। लिहाजा एक रात की बात है, हॉस्टल की सारी लाइट्स ऑफ थीं और मैं अपने कमरे में बैठकर स्टडी लैम्प को ऑन करके पढ़ रहा था, और मेरा स्टडी लैम्प और टेबल विंडो के पास करके रखा हुआ था, जिधर से बाहर का भी सारा नज़ारा आता था। और वो जो विंडो थी वो जंगल की तरफ फेस करती। मैंने विंडो को खोला हुआ था और हल्की हल्की हवा चल रही थी, और जो मुझे पसीना आया हुआ था वो उस हवा के साथ घुल चुका था, और अब मुझे काफ़ी रिलैक्सिंग फील हो रहा था और मैं अपनी स्टडी पर फोकस कर रहा था, लैंप ऑन करके पढ़ रहा था। कुछ देर पहले ही मैंने भी अपने घर वालों से बात की थी और अब मेरा इरादा था कि थोड़ी देर और पढ़कर सो जाऊंगा। हॉस्टल में मेरे अलावा कोई नहीं था, लेकिन ये बात मैंने सोची ही नहीं थी, और इसके बारे में सोचता ही क्यों। हॉस्टल में कोई हो या ना हो इससे क्या फ़र्क पड़ना था, लेकिन ये मेरी भूल थी। उस हॉस्टल में मैं अकेला नहीं था। अभी मैं पढ़ ही रहा था कि अचानक से हवा इतनी तेज़ हुई कि जो मेरे नोट्स पड़े हुए थे वो हवा से उड़कर कमरे में फैल गए, और 2 से 3 पेजेस जो है वो हॉस्टल के बाहर भी गिर गए। लिहाजा मैंने जल्दी से विंडो को बंद किया। ऐसा मालूम हो रहा था कि आंधी चलने वाली है, वो भी बहुत तेज़। मैंने विंडो को बंद किया और जल्दी से नीचे की तरफ गया ताकि जो पेजेस मेरे उड़कर नीचे गए हैं मैं उनको उठाकर वापस ले आऊँ। वापस आके जो नोट्स कमरे में फैले हुए हैं उनको भी उठा लूँगा। मैं जल्दी से अपने रूम को लॉक करके नीचे की तरफ भागा तो देखता क्या हूँ कि पूरे हॉस्टल की अंदर की लाइट्स भी ऑफ थी और बिल्कुल अंधेरा था। जस्ट मेरे रूम के अंदर जो है लैंप लाइट चल रही थी। मैं दोबारा से अपने रूम में वापस गया और अपना मोबाइल उठाया ताकि टॉर्च ऑन करके कोई लाइट ऑन करके नीचे जाऊँ, वरना मैं सीढ़ियों से गिर भी सकता था। तो मैं इसका कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। लिहाजा मैंने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की और नीचे जाने लगा, और नीचे जाते हुए मैंने स्टेयर्स वगैरह की लाइट को ऑन करने की कोशिश की, लेकिन वो पहले से ही ऑन थी। लेकिन मुझे लगता है कि लाइट कट ऑफ हो चुकी थी। लिहाजा मुझे लगा कि लाइट गई हुई है, तो मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च में ही जो है वो नीचे लाइट करते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। और नीचे उतरते उतरते मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे बिल्कुल मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है, लेकिन चूंकि टॉर्च जो है वो आगे की तरफ फेस थी इसलिए पीछे मालूम नहीं हो रहा था कि कौन है। मैंने पीछे गर्दन मोड़ कर देखा तो पीछे बिल्कुल काला स्याह अंधेरा था और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। लिहाजा मैंने पीछे टॉर्च मारी भी ना, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे अलावा हॉस्टल में और कोई तो है ही नहीं, ये मेरा बस वहम है। लिहाजा मैं फिर नीचे उतरने लगा सीढ़ियों से, बिल्कुल आराम आराम से, क्योंकि वो सीढ़ियों के स्टेप काफ़ी छोटे थे और अगर जल्दी जल्दी में उतरता तो मैं नीचे गिर भी सकता था। और लाइट भी सिर्फ मेरे मोबाइल की टॉर्च की ही ऑन थी, और इसलिए जो है वो बिल्कुल आराम आराम से उतर रहा था कि मुझे फिर से पीछे से ऐसा महसूस हुआ कि कोई आ रहा है, और मेरे कान के पास बिल्कुल हल्का सा किसी ने कहा है कि क्या मैं तुम्हें धक्का दे दूं यहाँ से। मैं अचानक से चौंका और मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च पीछे की तरफ की तो पीछे की तरफ मुझे बस सीढ़ियाँ ही नज़र आ रही थी और कोई ना था। लेकिन मुझे इस बात का पक्का यकीन था कि जैसे कि मेरे कान में किसी ने कहा है कि क्या मैं तुम्हें यहाँ से धक्का दूँ नीचे। मैं अब जल्दी जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। अब मैं इस बारे में गहराई से सोचने लगा था कि वाकई में मैं इस हॉस्टल में बिल्कुल अकेला हूँ और मेरे अलावा यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है और बस नीचे गार्ड ही बैठा हुआ है। मैं जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा और भागते भागते मैं फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच ही गया। और नीचे जाकर क्या देखता हूँ कि हॉस्टल तो लॉक है, उसका मेन डोर जो है वो लॉक है और गार्ड भी बाहर मौजूद नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उनको तो पता था कि मैं हॉस्टल के अंदर हूँ, तो वैसे कैसे हॉस्टल को लॉक करके जा सकते हैं। लिहाजा मैं जल्दी जल्दी में गार्ड का नंबर मिलाने लगा। मैंने समझा हो सकता है कि यहाँ की दुकान वगैरह में सिगरेट वगैरह लेने के लिए निकला हो, क्योंकि वो सिगरेट बहुत ज़्यादा पीता था और वहाँ पर दुकानें भी जो लॉकडाउन की वजह से बंद हो जाती थी, तो हो सकता है वो थोड़ा सा आगे गया हो। लिहाजा मैंने गार्ड को कॉल की और उससे पूछने लगा कि तुमने हॉस्टल को लॉक क्यों किया है और तुम कहाँ हो। तो उसने कहा कि मुझे काफ़ी भूख लग रही थी और यहाँ पर शॉप्स वगैरह खुली हुई नहीं थी, तो मैं आगे थोड़ा सा आया हूँ ताकि कोई शॉप मिल जाए जहाँ से जो है मैं कुछ खाने के लिए ले सकूँ, लेकिन शॉप्स यहाँ भी बंद है, तो अब मैं वापस ही आ रहा हूँ और मुझे आते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। तो मैंने उसे कहा कि तुम्हें मुझे बता कर जाना चाहिए था, मुझे भी अगर हॉस्टल से बाहर जाना होता या कोई ऐसी इमरजेंसी पड़ जाती तो मैं क्या करता फिर। तो उसने कहा कि बस तुम टेंशन ना लो, मैं 15 से 20 मिनट तक जो है वो हॉस्टल पहुँच रहा हूँ। अब मैं उस हॉस्टल के अंदर बिल्कुल अकेला था और ऊपर से लाइट भी गई हुई थी और मेरे मोबाइल की बैटरी भी 2% थी बस। अब मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की हुई थी कि अचानक से मेरा मोबाइल बंद हो गया क्योंकि उसकी बैटरी बिल्कुल लो थी। अब जो है वो हॉस्टल में बिल्कुल काला घुप अंधेरा था।
ये तक मालूम ना हो रहा था कि मेरे सामने क्या है या मैं खड़ा किधर हुआ हूँ। इसी अंधेरे में बिल्कुल मेरे सामने से ऐसे महसूस हुआ कि जैसे कोई लाइट सी गुजरी है एक तरफ। मैं बेसाख्ता उसी लाइट की तरफ जाने लगा और जाते जाते मेरे सामने से मुझे आवाज़ आ रही थी, जल्दी से इधर आओ, जल्दी से इधर आओ, बस तुम्हारा ही इंतज़ार हो रहा है। और मैं जैसे कि उस आवाज़ के पीछे पीछे ही जा रहा था और उस आवाज़ के कंट्रोल में हो चुका था मैं। और ही दिल में मुझे डर भी लग रहा था। मैं ना चाहते हुए उस आवाज़ के पीछे पीछे जा रहा था। मेरे पाँव कांप रहे थे, लेकिन मेरे पाँव मेरे दिमाग का साथ ना दे रहे थे और ख़ुद ब खुद आगे बढ़ते जा रहे थे। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो पता नहीं कैसे मुझे वो डोर नज़र आने लग गया, जो कि रूम नंबर 2 का था, फर्स्ट फ्लोर पर। हालांकि वहाँ तो बिल्कुल अंधेरा था, तो मैं वो डोर कैसे देख पा रहा था ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। जो सब कुछ मेरे साथ हो रहा था मेरे लिए डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल था। मैं उस चीज़ पर यकीन ही नहीं करना चाह रहा था। मैं बस दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि गार्ड जल्दी से वापस आ जाए, ताकि मुझे कुछ आसरा हो और कोई तो हो जिसका सहारा मुझे मिल सके। अब अचानक से उस रूम का डोर खुल गया और रूम का डोर खुलते ही सामने 2 बंदे बैठे हुए थे, बिल्कुल काले ड्रेस में। हालांकि बिल्कुल अंधेरा था, फिर भी मैं उन बंदों को वाज़िया देख पा रहा था। काले रंग की कैप्स पहनी हुई थी, वाइट शर्ट्स और ब्लैक कोट में बैठे हुए थे 2 बंदे, और वो अंधेरे में बिल्कुल साफ नज़र आ रहे थे और उनका फेस बिल्कुल नीचे था। अब उन दोनों ने एक साथ ही फेस ऊपर किया, जैसे कि कोई कठपुतलियाँ हों, और मेरी तरफ देख के उन्होंने कहा, क्या तुम आ गए? आने में तुमने इतनी देर क्यों की? चलो अब चलते हैं यहाँ से, वो सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। उनकी ये बात सुनते ही जैसे कि मैं सख्ते से बाहर आया और मैं दरवाज़े को पकड़ गया, लेकिन मेरे पाँव जो हैं वो फिर भी आगे बढ़ते जा रहे थे और अब मैं बिल्कुल दरवाज़े के साथ लटक चुका था। बिल्कुल ऐसे सीधा हो गया था कि जैसे वो चीज़ें मुझे अपनी तरफ खींच रही हों। जब उन्होंने फेस ऊपर किया तो उनके फेस से जो मंज़र नज़र आ रहा था वो मैं आपको बता नहीं सकता। उनके फेस में पूरी आग जल रही थी और उनकी आंखों में काले खड्डे थे, बिल्कुल स्याह रंग के, और वो चीज़ें मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, जैसे कोई मकनातीस लोहे को अपनी तरफ खींचता है। और साथ ही साथ वो बहुत ऊंची आवाज़ें भी निकाल रहे थे, जिसकी वजह से जो है मैं उनकी तरफ और ज़्यादा ज़ोर से खिंचा चला जा रहा था। मैं समझ चुका था कि हो ना हो ये मेरी ज़िंदगी का आज आखिरी दिन है, लेकिन ये मेरी मौत इस तरह होगी ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। और ये चीज़ें हैं क्या, और ये क्या मखलूक है, और ये मेरे से चाहती क्या है, और ये मुझे किस दुनिया में लेके जाने के बारे में बात कर रही है। ये सब कुछ मेरे जहन में चल रहा था कि अचानक से वो दोनों चीज़ें वहाँ से गायब हो गईं और उस कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो गया और मैं अचानक से फर्श के ऊपर ज़ोर से जा गिरा और गिरने की वजह से मेरे सर में इतने ज़ोर की लगी थी कि मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो अभी भी उस रूम में बिल्कुल अंधेरा था, लिहाजा मैं घसीटता घसीटता रूम से बाहर की तरफ जाने लगा। अब हॉस्टल के अंदर हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, चांद की रोशनी, वो भी गेट वाली साइड से, ग्रिल में से हल्की हल्की, जो कि पहले ना आ रही थी। अभी मैं खुद को घसीटता घसीटता बाहर आ रहा था कि गेट के बाहर गार्ड जो है वो आ चुका था और वो गेट को खोल रहा था और उसके हाथ में टॉर्च मौजूद थी और उसने अंदर आते ही ब्रेकर को ऑन किया। उसने कहा कि बाहर हर जगह लाइट थी लेकिन हॉस्टल के अंदर नहीं है, तो मैंने कहा कि हो सकता है किसी वजह से ब्रेकर नीचे हो गया हो। तो वाकई में ब्रेकर नीचे था। उसके ब्रेकर को ऊपर करते ही लाइट आ गई। उसने जैसे ही देखा कि मैं फर्श पर गिरा हूँ और मेरे माथे पर चोट लगी हुई है तो उसने मुझे उठाया और पूछने लगा कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ और तुम यहाँ कैसे गिर गए। तो मैंने उसको अपने साथ हुआ सारा वाक़या बयान किया। तो वो जो है वो इस बात को फ़ौरन से मान गया। उसने मेरे बात पर ज़रा भी शक ना किया, क्योंकि वो ख़ुद भी गांव से ही ताल्लुक़ रखता था और वो कहता है कि हमारे इलाके में पहले काफ़ी बंदों के साथ इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं। तो मैं इस तरह की चीज़ों पर यकीन रखता हूँ और मैं उनको ज़रा भी जो है मजाक में नहीं टालता। लिहाजा उसने कहा कि तुम आज रात मेरे साथ मेरे ही रूम में सो जाओ ताकि तुम ज़्यादा जो है वो डरो ना, क्योंकि ये चीज़ें जो है तुम्हें पीछे इस तरह नहीं छोड़ेंगी बल्कि तुम्हें तंग करती रहेंगी। तो तुम्हें आज रात मेरे साथ सो जाना चाहिए। लिहाजा मेरी तबीयत उस दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, मुझे फ़ीवर भी हुआ और मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में पूरी रात सोचता रहा, जिसकी वजह से मुझे नींद ना आई और मेरी आंखें काफ़ी भारी हो रही थी और बुखार भी काफ़ी था। लिहाजा वो सुबह होते ही वो गार्ड जो है वो मुझे किसी मौलवी साहब के पास लेकर गया और मुझे दम करवाया उसने। तो मौलवी साहब ने बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है। उन्होंने बताया कि वो जो भी चीज़ें थीं
वो जिन्नात ही थे। बेशक उनका तुम्हें तंग करने का और डराने का तरीका और था, लेकिन वो जिन्नात ही थे जो तुम्हें डरा कर खुद मज़ा लेना चाहते थे। अक्सर जिन्नात इस तरह करते हैं। उन्होंने मुझे सूरत वगैरह लिखकर तावीज़ बना कर दिया और कहा कि इसको अपने गले में पहन लो और ख़ुद से कभी दूर ना करूं। लिहाजा मैंने उस तावीज़ को गले में पहन लिया और उन्होंने मुझे कुछ आयात वगैरह बताई कि अगर मेरे साथ कभी कुछ ऐसा होता है तो इसको पढ़ना है और आयतल कुर्सी का विर्द करना है, तो इंशाल्लाह तुम्हारे साथ कभी ऐसा ना होगा। लिहाजा मैं वो रात तो हॉस्टल में ही रहा उसी गार्ड के साथ। उस रात मेरे साथ ऐसा कुछ भी ना हुआ और मुझे नींद भी आ गई। हो सकता है जो मौलवी साहब ने तावीज़ दिया था उसकी वजह से मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिल रहा था और डर भी नहीं लग रहा था। लिहाजा इस बारे में मैंने अपने घर वालों को कुछ भी ना बताया कि वो ऐसे ही परेशान हो जाएंगे। और अगले दिन जो है वो मैं कैब वगैरह ढूंढने लगा। अब वो चाहे जितने मर्जी पैसे ले, मुझे बस अपने घर जाना था। लिहाजा मुझे कैब मिल गई और मेरी ख़राब तबीयत के चलते हुए जो है मुझे वहाँ के पोस्ट वालों ने, जो कि इस एरिया को जो है कवर कर रहे थे कोविड-19 के पेंडेमिक की वजह से, उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद, उनके सारा मामला बताने के बाद जो मेरे साथ रात को हुआ था, उन्होंने मुझे घर की तरफ जाने दिया और मैं तकरीबन 8 से 9 घंटे के दरमियान घर में पहुंच गया, क्योंकि रास्ते में काफ़ी सारी पोस्ट थी जिनको जो हमें परमिशन वगैरह लेकर आगे बढ़ना पड़ रहा था। अचानक मेरे घर वालों ने मुझे देखा तो वो हैरान हो गए, क्योंकि मैं उनको बताए बगैर वहाँ गया था। घर जाके मैंने उनके साथ सारा मामला शेयर किया तो उन्होंने बताया कि हो सकता है तुम हॉस्टल में बिल्कुल अकेले थे और अकेले में ऐसी चीज़ें जो हैं वो इंसान को तंग करती ही है। लिहाजा आइंदा तुम कभी भी हॉस्टल में अकेले मत रहना और घर को आ जाया करो, चाहे जितना भी खर्चा हो। और बस अब तुम्हें हम तब ही वापस अब जाने देंगे जबकि कोविड-19 का जो है वो पेंडेमिक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा घर जाने के बाद मुझे काफ़ी सुकून मिला और घर वालों ने मेरी काफ़ी केयर की। वो दिन गया और आज का दिन है। वो तावीज़ मैं अभी भी गले में पहन कर रखता हूँ और रात को जो मौलवी साहब ने दुआएं और आयतल कुर्सी वगैरह मुझे बताई थी उनका विर्द करके ही सोता हूँ। और अल्लाह का शुक्र है उस दिन के बाद आज तक मेरे साथ कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। मैं भी उसी हॉस्टल में मौजूद हूँ, लेकिन उस बारे में अब इतना मैं नहीं सोचता और ना ही मेरे साथ कभी ऐसा हुआ है और अल्लाह से दुआ है कि ना ही कभी मेरे साथ कुछ ऐसा हो।